7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज है वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, जेन बी से, और अनुपम जी कुमार सिंह जी, जेन जी से। ये जेन बी और जेन जी, आजकल जेन जी जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है और राहुल गांधी ने भी जेन जी का ही आह्वान किया है। तो अभी हम इसका पता करेंगे कि साहब की जेन जी आखिरकार करना क्या चाहती है। तो भट्ट साहब से आराम करेंगे। साहब, भट्ट साहब, ये राहुल गांधी जी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना उनका काम नहीं है, तो फिर क्या काम है उनका? अब वो कमी कोरियोग्राफर की है कि जो उसने उनको स्क्रिप्ट ठीक से समझाई नहीं है। डायलॉग राइटर की कमी हो सकती है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रहा है कि जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स है और जो डोमेस्टिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसका इतना ज्यादा घालमेल हो रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और नेपाल में, और यही काम इंडिया में भी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके बारे में लोगों को बहुत सतर्क रह के ये इन विषयों को समझने की जरूरत है। और जो लोग बहुत बहुत जबरदस्त यहाँ सेकुलर थे और जो बीजेपी विरोधी हैं, जब मैंने उनको ये बताया कि भाई वहां तो कम्युनिस्ट पीटे गए हैं तो तुम क्यों खुशी मना रहे हो, तो वो भाग गए। वो बात करने को तैयार नहीं हुए। और उनको लगा जैसे वो स्लीप वॉक में थे और मैंने उनको जगा दिया। तो ये जो है एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन उभर के आया है। और 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 और, और दूसरी बात, राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, तो ये समझ पाना मुश्किल है कि उनका जो डायलॉग या स्पीच राइटर है, वो उनको इतने भारी भरकम विशेषण क्यों सुझाता है कि भूकंप आएगा, न्यूक्लियर बम फटेगा, हाइड्रोजन बम फटेगा। अब जो उन्होंने कल जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है, वो 2023 का मामला है। वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका ने ही FIR लिखाई थी। और जो कुछ भी कार्रवाई हुई है और जो भी CID ने मांगा था, IP एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, व्हाटएवर दे हैड, वो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। उसके बावजूद ये समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी की लाइन लेंथ क्या है और उनका निशाना क्या है। वही सवाल आप भी पूछ रहे हैं कि उनका काम क्या है, लोकतंत्र को बचाना है कि नहीं बचाना है। अब 1 साल से ऊपर हो गया उनको लीडर अपोजिशन बने हुए, 2 बजट सत्र हो गए और कुल मिलाकर के 5 सेशन हो गए। अभी तक उनका हमने किसी विषय पे भाषण नहीं सुना। 2-2 प्रेसिडेंट के एड्रेस हो गए, उस पे नहीं बोले, वक्फ बिल पे नहीं बोले। तो उनका क्या केवल लंका भी जाना काम है मलेशिया में, या खाली जॉर्ज सोरोस से मिलना काम है उनका वहां पे अमेरिका में। कल सेबी ने जो है अडानी को क्लीन चिट दे दिया। अभी तक उसकी कांग्रेस का रिएक्शन नहीं आया, या राहुल गांधी का रिएक्शन नहीं आया कि वरना वो कहते देखो, खाली चुनाव आयोग ही कंप्रोमाइज नहीं है, सेबी भी कंप्रोमाइज है, सेबी भी मिली हुई है अडानी से। ये कुछ ऐसा आना चाहिए था, अभी तक कुछ नहीं आया। तो ये जो दिशा चल रही है। लेकिन एक बात है, कांग्रेस का, इंडी अलायंस का एजेंडा में एक ही काम है, वितंडावाद। देश में कुछ ना कुछ खुराफात करते रहो और देश का टेम्परेचर नॉर्मल ना होने दो। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार को टॉपल करना, तो खैर कल्पना में भी करना मूर्खता है। डिस्टेबलाइज भी आप नहीं कर सकते, तो कम से कम उसको डिग्रेड कर सकते हो। उसकी उसकी साख पे चोट करो। और अगर उस पे चोट नहीं हो रही है तो इंस्टीट्यूशन, जो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो डेमोक्रेटिक सेक्टर में सरकार को सस्टेन करते हैं, उनको डिग्रेड करो, उनकी साख पे सवाल उठाओ। अब देखिए, जो उनका सबसे खास सहयोगी है तेजस्वी यादव बिहार में, शायद उसकी यात्रा का आज चौथा दिन है।
उसने एक बार भी वोट चोरी या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नाम नहीं लिया है। वो ज्यादा होशियार है इससे, उसको मालूम है कि बिहार में ये इशू नहीं बन रहा है ही नहीं। 60 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। 60 छोड़िए, 6 लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमारा नाम रोल से काट दिया गया बिना हमको अपना पक्ष को एक्सप्लेन करने का अवसर दिया, या हमको नोटिस नहीं दिया गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये और इनके हौसले इसलिए बुलंद हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, उनको मानना है कि वो क्लिक कर गया। जबकि मेरा मानना है यूपी में बीजेपी की सीटें अपने कर्मों से कम हुई हैं। उसमें राहुल गांधी या इंडिया अलायंस का या अखिलेश यादव का कोई योगदान बहुत नहीं है। आपने कह दिया कि अब की बार 400 पार, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों भाई। और लल्लू सिंह जो जो फैजाबाद के कैंडिडेट थे, उन्होंने बोल दिया कि साहब हमें संविधान बदलना है। भाई क्या बदलना है, क्यों बदलना है, किस लिए बदलना है? 10 साल हो गए आपको, उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब वो क्लिक कर गया बस ऐसे मौकों में। और फिर वो जो है वो क्या क्या वो मंगलसूत्र छिन जाएगा, जो जो कुछ बोला पीएम ने वो भी क्लिक नहीं किया। तो उससे इनके हौसले बुलंद हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि लोकसभा के दो 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी हैड द बेस्ट परफॉर्मेंस इन हरियाणा in last 3 elections. They had the best performance in Delhi in last 3 assembly elections. They had the best performance in Maharashtra in last 3 assembly elections. यूपी में 10 में 8 बाई इलेक्शन जीते, उसके बावजूद वो ही इज अनडिटर्ड। उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। और वो अपने अपने कार्यक्रम में अपने प्रोग्राम में लगे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन अब ये क्लिक नहीं कर रहा है। नाउ आई एम वेटिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब अक्टूबर दशहरे के बाद बिहार में इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और अक्टूबर में, और मुझे लग और दीपावली के पहले इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा। ये तय है बाय द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर और इवन अर्लियर। तो अब उसमें ये क्या करने वाले हैं ये पता नहीं। लेकिन एक काम उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने ये तो एंश्योर कर दिया है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री पद की रेस के बाहर हो गए बिहार में। ये तो उन्होंने कर दिया पक्का। तो ये जो उनकी कैंपेन है। और तो और पप्पू यादव भी जो है नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे काट रहा, जो कि हमेशा रेडिकल बना हुआ था। और वो भी सीमांचल के क्षेत्र में, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो अब तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इट्स ए क्लासिक केस फॉर द पॉलिटिकल साइंटिस्ट टू स्टडी कि एक व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली एक राष्ट्रीय पार्टी को, जो कि अब अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी 150 साल के आसपास पहुंच रही होगी, 1885 की है, तो पूरी पार्टी गायब है। केवल हर जगह पर राहुल गांधी हैं। कहीं पार्टी का कोई एक इश्यू। पार्टी इज ए इंस्टीट्यूशन, नेशनल पार्टी इज ए इंस्टीट्यूशन, कांग्रेस भी इंस्टीट्यूशन थी। अब क्या है मुझे पता नहीं। अब मुझे केवल अब प्रतीक्षा है, जो पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, वहां शायद हाइड्रोजन बम से बड़ा भी कोई बम हो सकता होगा, वो शायद वहां फोड़ा जाएगा। तो और ये उनको बेहतर बताएंगे। अनुपम जी बताएंगे साहब, अगला हाइड्रोजन बॉम्ब जो है क्या पटना में फोड़ा जाएगा, कब हो रही है सीडब्ल्यूसी की मीटिंग और क्यों हो रही है? और हमारे तेजस्वी जी जो हैं वो राहुल गांधी का नाम ही नहीं ले रहे हैं अपनी नई यात्रा में बिल्कुल, और ना उनके मुद्दों को हाईलाइट कर रहे हैं। उन्होंने तो वोट अधिकार की बात ही नहीं की एक बार भी। जी जी। कांग्रेस मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आजादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार को इतनी तवज्जो ही नहीं दी, पटना को इतनी तवज्जो ही नहीं दी। पटना में जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसको मतलब उसकी एक अलग उसका वो रहा है, महत्व रहा है। उसको सदाकत आश्रम के नाम से जाना जाता है। और अभी तक उन्होंने सदाकत आश्रम को इस लायक भी नहीं समझा कि पटना में एक मीटिंग कर सके अपनी कार्यकारिणी की, आजादी के बाद से लेकर अब तक। और अभी अचानक से चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर और राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब के सब कुछ दिनों में पटना पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पे इनकी बैठक है की। मुझे तो ये भाजपा के सामने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कम और तेजस्वी यादव के सामने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश जो है वो ज्यादा लग रही है। ये तो तारीख कौन इसके सी पीछे बताई आपने, थोड़ा किस सा तारीख को है? मतलब
जी, जी, तारीख का तो मुझे मतलब आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि अगले अक्टूबर में 2-3 ही दिनों है। में ही जो है ये बैठक होनी है। मतलब अक्टूबर 2-3 में। दिनों में योजना बननी है और अगले महीने बैठक होगी। अच्छा। जी, जी। ये शायद अभी औपचारिक ऐलान करेंगे चीज़ों का, अभी इन्होंने आधिकारिक रूप से कुछ बताया नहीं है, लेकिन वो है कि तैयारी पूरी है, वहाँ पर रंग-रोगन, साज-सज्जा जो भी मैडम के स्वागत में जो भी किया जा सकता है, वो सब कुछ वहाँ पे चालू है। तो इसमें देखिए, इसमें मैं 2 तरह से देख रहा हूँ। एक तो ये है तेजस्वी यादव को भी ये लोग कमज़ोर करने की तरफ जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव अभी अपने परिवार में ही घिर गए हैं एक तरीके से। तेजस्वी यादव के 3 सिपाही हैं जिनको 3S कहा जाता है। एक है सुशील, एक है संजय यादव और एक है शक्ति सिंह यादव। और ये जो 3S हैं यही सब कुछ डिसाइड करते हैं और ये 3S से परिवार भी परेशान है। आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं पता नहीं, कल रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने तस्वीर डाली थी जिसमें जो वैनिटी वैन है वो लग्जरियस, जिसमें तेजस्वी यादव बैठ के वो यात्रा कर रहे हैं, उस वैन में फुल एसी है पूरा। जब वो यात्रा करते हैं और पब्लिक की भीड़ आती है उस समय शीशा भी नहीं खोला जाता है गाड़ी का। वो अंदर ही माइक फिट है, वो अंदर से एसी में से ही बोलते हैं और बाहर लोग हंगामा कर रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं और उनको आवाज जो है माइक से सुनाई दे जाती है। तो इस तरह की यात्रा वहां पे निकल रही है। तो जिस सीट पर तेजस्वी यादव बैठते हैं आगे की, उस सीट पर एक बार संजय यादव बैठे हुए थे। एक बार और देखा गया था कि एक गाड़ी में ही तेजस्वी यादव और संजय यादव बैठे गए थे। वो कार थी, एक तरफ की खिड़की से तेजस्वी यादव इंटरव्यू दे रहे थे, एक तरफ की खिड़की से दूसरे मीडिया चैनल को संजय दे रहे थे। तो ऐसा अमूमन बहुत कम होता है कि नेता जब इंटरव्यू दे रहा हो तो उस समय बाकी जो लोग होते हैं वो शांत रहते हैं, जो नेता के अगल बगल रहते हैं। तो ये भी माना गया था कि संजय यादव कितने धृष्ट हैं और तेजस्वी के सामने मतलब तेजस्वी किस कदर मतलब उनको मानते हैं या उनके जो भी निर्णय होते हैं उन सबको भी मानते हैं कि एक ही गाड़ी में दोनों दोनों तरफ इंटरव्यू दे रहे हैं। संजय यादव को कोई डर नहीं है कि मेरे बोलने से तेजस्वी यादव के का जो इंटरव्यू है वो बाधित होगा। अब क्या हुआ है कि गाड़ी में संजय यादव को तेजस्वी की जगह बिठा दिया। अब इस पे रोहिणी आचार्य बिदक गई। अब उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये जगह हमेशा से लालू परिवार की रही है, यहाँ कोई कैसे बैठ सकता है। और संजय यादव हरियाणवी हैं, ये लोग माहौल बना रहे हैं ना पूरा का पूरा कि सारी फैक्ट्रियां गुजरात में दे रहे हो, सब कुछ गुजरात में बाहरी आ रहे हैं, गुजराती को बाहरियों को भगाना है। भाई वहां पे राजद का भी जो सरवा बन के बैठा हुआ है, जो संजय यादव है, वही हरियाणवी है, तो वही बाहरी है। राजद की का पूरा निर्णय ही एक बाहरी ले रहा है। तो रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनका पोस्ट शायद डिलीट करवाया गया है और उस सीट पर एक दो दलित विधायकों को राजद के बैठा दिया गया और फिर बाद में रोहिणी आचार्य से पोस्ट करवाया गया कि ये देखिए ये है सामाजिक उत्थान, अब इस ये जगह का सही इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे दलित और जो पिछड़े हैं वो लोग बैठ रहे हैं। तो ये वाली चीज है। तो अब संजय यादव, इंजीनियर सुशील और शक्ति यादव जो हैं, इन तीनों से परिवार कैसे निपटेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव तो पहले ही बाहर जा चुके हैं और तीनों किसी न किसी मामले में विवाद में आ चुके हैं। और ये सुशील जो हैं, इन विधायकों की खरीद फरोख्त में उनका नाम आया था। उसके अलावा शक्ति सिंह यादव जो है वो तो बनियान में शराब पीते हुए उनका वीडियो ही पूरा का पूरा आ गया था। तो ऐसे लोग हैं बिहार में जो राजद को चला रहे हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी ये देख रही है कि तेजस्वी यादव अपने घर में कमजोर पड़ रहे हैं, घर में मतलब परिवार में, और यही सही मौका है कि इन पर दबाव बनाया जाए और हथौड़ा चलाया जाए। तो तेज प्रताप यादव पहले ही बाहर हो चुके थे, तो वो जो यात्रा हुई राहुल गांधी की और उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे उछाले, फालतू के मुद्दे उछाले। अब कर्नाटक की 2 विधानसभाओं का वो पिछले दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हाइड्रोजन बम लेके आए थे, जो कि वो हम लोग बिहार में बोलते हैं बिड़िया फटाका, वो जो सुतली बम होता है उसको बिड़िया फटाका इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बीड़ी की साइज का होता है। तो वो छोटा होता है, उसको हाथ में भी उड़ा देते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग को आदत रही है दिवाली से छठ तक वो बिड़िया फटाका को हाथ में उड़ाने की, ऐसे लेते हैं और वो उड़ा देते हैं। तो वो बिड़िया फटाका इन्होंने फोड़ा एक तरीके से हाइड्रोजन बम बताकर। तो ये सिर्फ बिहार में अपना जनाधार मजबूत करने नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए। और सोचिए कांग्रेस पार्टी की कितनी दुर्गति हो गई है। जो कांग्रेस पार्टी पहले क्षेत्रीय दलों को पानी पिलाकर रख देती थी,
मोल भाव की टेबल पर हमेशा ऊंची कुर्सी पर बैठती थी, उसको अपनी पूरी मशीनरी और पूरे शीर्ष नेतृत्व को पटना बुला के स्थापित करना पड़ रहा है। क्यों? तो उनको तेजस्वी यादव पर दबाव बनाना है। और तेजस्वी यादव की ये जो यात्रा है, ये भी बहुत ठंडी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में वो खाते पीते चल रहे हैं। जब लोगों से आपका संवाद ही नहीं हो पा रहा है तो कैसी यात्रा? अभी मोकामा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो कलम फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बचपन से हम लोगों की ये आदत रही है, या आप कहीं कलम अगर जमीन पे थोड़ी सी भी गिर जाए तो हम उसको उठा के माथे से लगाते हैं। और ये हर वो वस्तु जो जिसका विद्या के लेन देन से संबंध है, चाहे वो कॉपी हो, किताब हो, गिर जाए तो हम उसे माथे से लगाते हैं, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। तो वो, क्योंकि राजी फिल्म का एक दृश्य याद होगा कि वहां पे जो जासूस होता है भारत का, वो मुस्लिम बन के जाके पाकिस्तान में रह रहा होता है, और वो पकड़ाता कैसे है, तो वो पैसे एक बार गिर जाते हैं उसके, तो वो उठा के और ऐसे लगा लेता है, तो वो देख लेते हैं तो पकड़ में आ जाता है। तो इस तरह का रहा है हमारा जो भी किताब कॉपी वगैरह है, इन सारी चीजों को लेके। और आप कलम ऐसे फेंक फेंक के बांट रहे हो, तो यही दिखाता है कि आपने तो कभी कलम पकड़ी नहीं। आपने तो, आप तो नॉलेजफुल है, तो आपने खुद कलम पकड़ा नहीं, तो आपको वो संस्कार कैसे मिलेंगे कि किताब कॉपी कलम के साथ व्यवहार कैसा रखते हैं। जैसे हम लोग सोते भी हैं तो किताब कॉपी या कलम को वो सिरहाना रखते हैं, कहने का मतलब कि सिर के पास रखते हैं, पैर के पास जो है बेड पे नहीं रखते हैं, जिस दिशा में पैर रखते हैं हम लोग उस दिशा में। तो एकदम जैसे ईश्वर का हम लोग या पूजा घर का वो करते हैं, वैसे ही किताब कॉपी कलम का भी महत्व हमारे लिए है। वो वहां ये समझाने गए थे कि अनंत सिंह को वोट मत दो, अब बंदूक की जगह कलम पकड़ो। और बात किसको चल रही है टिकट देने की? तो सूरजभान सिंह को। हाँ, सूरजभान द सिंह को ग्रेट। कलम पकड़ा देंगे क्या? माफिया है। हाँ, तो अब पहले तो ये है कि आप अनंत सिंह के मुकाबले अगर सूरजभान सिंह को खड़ा करने जा रहे हो, या आप इशारा करें, उन्होंने घुड़सवारी भी की है। अब घुड़सवारी क्यों की है? क्योंकि अनंत सिंह जो है सो कि वो पुराने घुड़सवार रहे हैं। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो आप अपने बेटे को घुड़सवारी सिखा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने भी गाड़ी से उतर के और घोड़े पे बैठने की कोशिश की। हालांकि वो गिर घोड़ा गए। थोड़ा मतलब असहज स्थिति में दिख रहा था, तो उसने जो इनको गिरा विरा भी दिया है। शायद अब वो वीडियो कैसा है, हाँ, सही है गिरे या हैं। एआई से बना? अरे गिरे हैं, चोट खाए अच्छा हैं, चोट भी लगी है गिरने में। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अगर वो वीडियो सही है तो उस घोड़े ने इनके बैठते ही सीधा चेतक की तरह दोनों पांव ऊपर उठा दिया ऐसे, और ये पीछे की तरफ गिर गए हैं और इनको चोट लग गई है। तो ये कम से कम अनंत सिंह के यहाँ ही चले जाते, उनसे घुड़सवारी सीख लेते। और अनंत सिंह की पत्नी जो विधायक हैं, तो वो राजद की टिकट पर ही विधायक रही हैं वो। और अब ये कह रहे हैं कि हम बंदूक पकड़ने वाले को जो है टिकट नहीं देंगे, अब हम कलम पकड़ने वाले को टिकट देंगे। तो बिहार में कांग्रेस वर्सेस राजद वाला जो रिफ्ट है वो चल रहा है, और आने वाले समय पे ये और ज्यादा सतह पे आएगा, और लालू परिवार के परिवार का जो आपसी झगड़ा है वो भी सतह पर आएगा। जी जी। सर 24 नवंबर को है कांग्रेस की बैठक पटना में। 24 24 जी, सितंबर। 24 दिसंबर जी। और अरे वाह, तो दत्तात्रेय बिल्कुल गोत्र के नजदीक आ गई। ब्राह्मण है ना राहुल गांधी, इसलिए नवरात्रि में हाँ हो रही है, देखिए पितृ पक्ष में नहीं हो रही है। हाँ, ये बात तो सही है। आप पितृ आपने गौर नहीं पितृपक्ष किया? में तो साहब वो अब आप ये दत्ता। देखिए हाँ। कि पितृपक्ष में उनके दादाजी ने का श्राद्ध भी नहीं किया उन्होंने। और नहीं उनके खैर दादाजी जो थे, हम्म, हम्म। उनके जो दादाजी थे, उनका अंतिम संस्कार हिंदू विधि विधान से हुआ था। नहीं, उनकी उनका खबर है इलाहाबाद में। उनका बता रहा हूँ आपको, उनका अंतिम संस्कार हम्म, निगम बोध घाट पर राजीव गांधी ने किया था। हाँ छोटे ही थे राजीव गांधी तब। तो हाँ। राजीव गांधी के हाथों से निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। फिर उसके जो हम्म, उनकी जो अस्थियां थी उसके 3 हिस्से किए गए थे। हम्म, तो एक हिस्सा जो था वो हरिद्वार गया, एक हिस्सा आया प्रयागराज, इलाहाबाद जो था, और वहाँ पारसी कब्रिस्तान में उसको दफनाया गया। हम्म, और एक हिस्सा जो है वो सूरत गया, उनका जो स्वयं का जो गाँव है वहाँ पर, और वहाँ एंसेस्टर पे प्लेस। हाँ। हाँ, एंसेस्ट्रल प्लेस में। और वहाँ सूरत में उसको भी वहाँ पे अलग से कब्रिस्तान में रखा गया। तो साहब, ऐसा सेक्युलर आदमी,
ऐसा सेक्युलर आदमी जिसने घैंडी को गांधी कर लिया और जिसका अंतिम संस्कार हिंदू विधि विधान से हुआ और साथ में पारसी कब्रिस्तान में उसका जो है वो दफन भी किया गया। इतने बड़े सेक्युलर आदमी का श्राद्ध भी नहीं कर रहे ये लोग, बताइए। इसलिए मैंने जो है श्रद्धांजलि दी 12 तारीख को फिरोज गांधी को विशेष रूप से। हमें तो लगता है समिट में भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए 1 मिनट निकाल के। मैंने तो कभी इंदिरा गांधी को मैंने उनका 15 साल का जीवन काल देखा है। आई नेवर हर्ड हर कभी उन्होंने नाम भी लिया हो फिरोज गांधी का। हाँ, रायबरेली में एक फिरोज गांधी नाम का डिग्री कॉलेज उनके नाम पे है। वो तो उनको तो डर लगा रहता था ना, फिरोज नाम से कहीं जो है वो लोग ये ना समझने लगे कि साहब की गांधीज जो है वो हिंदू नहीं है। लेकिन अब तो खैर वो अब तो कोई ऐसी के कोई ऊपर बाधा नहीं है वैसे। जी बाधा है नहीं। राहुल गांधी तो अपने आप को अब दत्तात्रेय गोत्र से और जनेऊ से उनसे सबसे जो है वो उनसे सबसे तो उर्ण हो चुके हैं वो। अब इक्वेशन सब बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी रोमन कैथोलिक की है, काम करती है मुसलमानों के लिए, वोट देते हैं हिंदू। अब हिंदू कम होते जा रहे हैं वोट देने वाले। हाँ, तो अब इक्वेशन बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, वो केरला में जो भी फेस्टिवल था वहां पे किसी ने वहां अल्पना बनी थी, उस पे लिख दिया ऑपरेशन सिंदूर, तो उस पे पुलिस ने एफआईआर कर ली। लेकिन हमास का रजिस्टर्ड टेररिस्ट बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रैली को एड्रेस कर रहा है केरल में। दैट्स ए सेकुलर इवेंट। बकायदे फिलिस्तीन के वहां झंडे फहराए जा रहे हैं। पुलिस वहां की जय हिंद की बजाय जय हदीसम कह रही है। जय हिंद नहीं है, वहां जय हदीसम चल रहा है बताइए। हिंद की जगह। तो वो सब ठीक है। तो केरला तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही रेडिकली बहुत वाइल्ड हो चुका है केरला तो। तो ऐसे में मलयालम कांग्रेस फिल्मों फिर में भी अभी जो प्रदेश है कुछ प्रदेश ऐसे मॉडरेट हैं फोर्स जिनको है। यूनियन टेरिटरी बना के और वहां से जैसे जम्मू कश्मीर को बना रखा है ना, उसी तरह से ये केरला वेस्ट बंगाल भी यही डिजर्व करते हैं। ये डेमोक्रेसी डिजर्व नहीं करते। इनके ऊपर एक चाहिए कि साहब की यूनियन टेरिटरी और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, और कम से कम जो पुलिस पावर है वो सरकारों के पास नहीं होनी चाहिए। केरला इज मोर सीरियस केस देन बंगाल। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भट्ट साहब जी सर। कि ये जो हादसा हुआ ये वक्फ वालों के साथ में, उस पर आपका जो हालते बयान क्या है? देखिए वक्त पे के मद्देनजर जो हालत हाजरा पे जो आपका तबसरा नष्ट हो चुका है, उसके बाद कुछ कहना तो जो है सूरज को रोशनी दिखाना है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से नेपाल में कम्युनिस्ट पीटे गए हैं और यहाँ कम्युनिस्ट जो है भांगड़ा करने में थोड़ा झिझक रहे हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ के उलेमाओं से बात की, तो वो उसको अपनी जीत बता रहे हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई जो वक्फ बाय यूजर है उसका क्या हुआ, बोले जी वो तो मायूसी का मामला है, उस पे तो हम अभी फिर से जाएंगे। और उनकी और जो एक आम राय जो उभर के आई है कि एक तो मैंने पहली बार ये देखी कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में जजमेंट को रिजर्व कर ले, 5 महीने बाद जजमेंट दे और फिर कहे कि ये इंटरिम जजमेंट है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। मेरी याद में नहीं, हो सकता हुआ हो, लेकिन जजमेंट रिजर्व करने के बाद वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जजमेंट फाइनल आएगा। लेकिन उसमें इसमें भी इंटरिम जजमेंट आया और वो भी जो है अभी हियरिंग जारी रहेगी। और सीजेआई की बेंच थी, उनका रिटायरमेंट है 35 दिन बाद। उसका मतलब कि वो बेंच फिर रिकॉन्स्टिट्यूट होगी और हो सकता है कि ये मामला बहुत लंबा खींचे। तो उनको यहाँ पे लोगों को ये उम्मीद है कि अभी तो जो है सुनवाई चल रही है, अपना हम केस रखेंगे और ये उनका मानना है कि जो भी रिलीफ है वो बहुत पार्शियल है। और केवल आप ही ने सबसे ईमानदारी से बात कही है, जो आपने एक ही ईमानदार को आइडेंटिफाई किया है, वो आपने हैदराबादी ओवैसी। वो एकदम भन्नाया हुआ है, एकदम जो है एकदम बौखलाया हुआ है। उसने कई टीवी 2-3 चैनल में इंटरव्यूज दिए हैं और उसने विस्तार से बोला है। और एक जो और तेज आदमी था दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट का वकील है महमूद पाशा,
वो भी खामोश है, उससे भी लोगों ने उसको भी कन्फ्रंट किया था, लेकिन वो भी जो है गुडी-गुडी बात कह के निकल गया। और जो सबसे बड़ी बात ये है, अब लोगों को यहाँ समझ में आ रहा है कि ये वक्फ एक्ट जो है केवल वक्फ का मामला नहीं है। इसमें एनिमी प्रॉपर्टी है, इसमें इवैक्वी प्रॉपर्टी है, इसमें नज़ूल प्रॉपर्टी है और इसमें यहाँ तक कि अर्बन लैंड सीलिंग की प्रॉपर्टी भी है। और यूपी में 2024 में ये बिल असेंबली से पास हो गया। तो बीजेपी के लोगों ने अपनी मूर्खता के चलते उसका विरोध किया कि साहब हमारे यहाँ बहुत लोग हैं वक्फ प्रॉपर्टी। तो वो मामला गया विधान परिषद में, तो सरकार ने उसको डेफर कर दिया और असेंबली कमेटी को भेज दिया। तो अब ये जो है स्थिति बहुत साफ हो गई है। और अब अच्छा, यूपी में योगी जी नवंबर 2024 में ही सारे रूल्स जो है कैबिनेट से पास करवा चुके हैं वक्फ प्रॉपर्टी वाले, ये से संबंधित जो भी मामले हैं। तो ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव मामला बन गया है कि और चूंकि इस वक्फ एक्ट ने सारे भ्रम दूर कर दिए हैं, सारी जो जो वेग बातें थी, जो एम्बिग्यूटी थी, वो सब खत्म कर दी हैं। केवल एक बात से मुझे लगता है कि जो है मामला लंबा चल सकता है। जो कलेक्टर को जो कि हर जिले में रेवेन्यू की अथॉरिटी होता है, कलेक्टर के बारे में सुप्रीम कोर्ट को इतनी आपत्ति क्यों होगी मुझे समझ में नहीं आता है। यूपी ZALR एक्ट है, उसमें कमिश्नर उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है। तो रेवेन्यू के मामले में, जमीन के मामलों में तो कलेक्टर अथॉरिटी आज से नहीं, आजादी के पहले से है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये आपत्ति क्यों हो गई? आज से नहीं, पिछले 800 साल से 800 साल से है। तो ये जो आपत्ति सुप्रीम कोर्ट को, मुझे आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। और उसके बाद कमिश्नर है। तो कुल मिलाकर के लेकिन वो एक बहुत बहुत छोटा सा, मैंने यही कहा था, आपने चूंकि मेरा तबसरा सुना हुआ है तो मैंने ये कहा था कि साहब की टोटल 48 सेक्शन है इस अमेंडमेंट एक्ट में, जी, जी, और जी, जी, जी। 48 सेक्शंस के एक सेक्शन का 1/3 भाग जो है उसको थोड़ा सा छेड़ाछाड़ी की गई है। हाँ। तो इनको जो है वो 1/144 रिलीफ मिली है। लेकिन आपने इस पे रोशनी नहीं डाली कि ये जो है ये जजमेंट इंटरिम क्यों आया और ये कितना लंबा जा सकता है? नहीं, इंटरिम तो इसलिए क्योंकि इंटरिम की एप्लीकेशन थी। और कई जगह होता है ना कि साहब कि आप जानते हैं कि अच्छा। एक वो टीआई की एप्लीकेशन लगती है सिविल सूट में, और टीआई करने के बाद फिर सब सो जाते हैं क्योंकि टीआई में ही सारे जो मैटर होते हैं वो डिसाइड हो जाते हैं। तो इसमें भी टीआई में व्हाट ही इज सारे टीआई? टेम्परेरी इंजंक्शन अच्छा, इंजेक्शन ये था, अच्छा। टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं, जो तो होता यहाँ पे है यूपी जो है सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा वक्फ एक्ट से। और यूपी में अभी इस साल जनवरी में पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, उसके पहले ओवैसी आए थे। उन्होंने कहा था कि यूपी में लगभग 1.25 लाख वक्फ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर हैं और इनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और यूपी गवर्नमेंट ने लगभग हर जिले में वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे करा लिया है और उसमें ये रिपोर्ट आ चुकी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सबमिट हो चुकी है कि 70% से ज्यादा वक्फ बाय यूजर हैं जिसका उनके पास कोई कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। और उस हाँ, पे बकायदा मस्जिदें बनी हुई हैं, मदरसे बने हुए हैं और तो और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, व्यापार हो रहा है। और ऐसी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा लखनऊ में है, कानपुर में है, आगरा में है, रामपुर में है, बाराबंकी में है, जहां-जहां से मुस्लिम माइग्रेशन हुआ था। और एक तो आप जानते हैं हजरतगंज में जो हबीबुल्लाह स्टेट है, जो 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 कि आईएएस अफसर थे वजाहत हबीबुल्लाह, वो जो और ये फैमिली बाराबंकी की है। और वो सारी की सारी जो है पहले वो आपकी वो इवैक्वी प्रॉपर्टी थी, तो कहा साहब नहीं, वो हम लोग 5 भाई हैं, केवल एक भाई पाकिस्तान गया है, तो हाउ कैन द एंटायर प्रॉपर्टी बी इवैक्वी प्रॉपर्टी? फिर वो अर्बन लैंड सीलिंग में आ गई। खैर उसको बचा-बचू के उन्होंने वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स बना दी, प्लॉट्स बेच दिए, वो भी इसमें आएगी। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा मामला है। और यूपी में वक्फ एक्ट के तहत ही केवल मामले सेटल नहीं हो सकते। दे हैव टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी, इवैक्वी प्रॉपर्टी एंड द नजूल प्रॉपर्टी एक्ट। तो जब इन चारों कानूनों की रोशनी में जब जमीनों का मालिकाना हक तय होगा,
उसमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली है सेकुलर कौम के सामने। और जो एक बात आपने कही है और लोग समझ नहीं पाए कि जो अब तक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जो इस्लामिक वीटो था, उसको भी बहुत गहरी ठेस लगी है इस सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरिम ऑर्डर से। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डरते-वरते नहीं है, अब हम आपका फैसला कर देंगे, और करके दिखा नहीं, दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ साहब कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की संख्या बताई गई है, वो 5% से अधिक नहीं है, ऐसा कहा जाता है। मुझे हाँ, पता नहीं हाँ। कि एग्जैक्ट क्या है। वैसे वक्फ तो बाई यूजर नहीं, ये टोटल जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज, जिन्होंने कहा कि साहब की रजिस्टर कराना आवश्यक है, टोटल। तो रजिस्टर तो 5% ही हो जाएंगी, बाकी 95% का क्या होगा? वो योगी जी ले जाएंगे उसको। नहीं, योगी जी क्यों ले जाएंगे? जो वक्फ एक्ट में प्रोविजन वही करेगी सरकार, योगी जी अलग से क्या करेंगे? प्रोविजन तो यही है ना कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वक्फ नहीं है, खत्म हुई बात। सरकारी हाँ, हो बस गई। ये है। हाँ, सरकारी हो गई वो तो। नहीं, वो अब इस बीच एक में मामला एक अच्छा, वो क्या करते हैं अभी? एएसआई कर दिया कि साहब की एएसआई भी वक्फ नहीं होती, तो अब संभल मस्जिद का क्या होगा? नहीं साहब, इसका असर संभल पे पड़ेगा। इसका असर संभल पे पड़ेगा। और ये प्रॉपर्टी एएसआई डेजिग्नेट प्रॉपर्टी आज से नहीं है, 1920 से है। ये आज से नहीं है ये। और 1926 या 28 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें मुसलमानों को मस्जिद मैनेज करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन वो कोई जो है आपका डिवाइन एग्रीमेंट नहीं था, जो कभी अमेंड नहीं हो सकता। एएसआई आज चाहे तो उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकती है। जी। ये मामला चूंकि अभी हाई कोर्ट में तो चल रहा है, इसलिए एएसआई एक्शन अभी कुछ नहीं कर हाँ, पा रही है। क्या अब इसका कोई इसमें असर गवई बिहार साहब के क्या चुनाव होगा? पे पड़ेगा, अनुपम जी? नहीं, नहीं, बिहार में अभी मैं नहीं देख रहा हूँ कि वक्फ वगैरह ये सब का कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ते हुए, वहाँ अलग ही मुद्दे चल रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि अब वक्फ का सब कुछ ठीक चला, लेकिन अगले 1 महीने में गवई साहब क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल का अंतिम चरण ही नहीं, अब चल तो रहा है। कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगली डेट दी नहीं है अभी हाँ, उसकी, अगली तो डेट अब उनके इन्होंने कार्यकाल नहीं में दी। कुछ नहीं होगा। उनके राज्य कार्यकाल में और राज्य वो अपनी प्रतिक्रिया फाइल करेंगे, फिर उस पर जवाब जो है ये अभी तो बहुत जिन्होंने लंबा है, याचिका देखिए दी है वो बहुत देंगे, लंबा फिर चलने उसके वाला बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। है। वैसे ये अभी तो उनका मकसद एंटी कन्वर्शन लॉ है, ये एंटी कन्वर्शन लॉ जी, वगैरह। जी, हाँ। नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भगवान विष्णु पर टिप्पणी की है, और आज वो कर्नाटक में दशहरा का उद्घाटन जो है एक मुस्लिम महिला से कराने पर बेचारे हिंदू सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि मुस्लिम महिला से दशहरा का उद्घाटन आप कैसे करा सकते हैं? जो माँ चामुंडेश्वरी है, उनकी आगमिक पूजा या अग्र पूजा जो है वो जो व्यक्ति उद्घाटन करता है वही करता है, क्योंकि वो यजमान होता है उस समय तक के लिए। तो बानू मुश्ताक करके है, उन्हें बुकर प्राइज वाइज कुछ मिला हुआ है, और कर्नाटक सरकार ने सेलेक्ट किया है कि आप जो है हमारी दशहरा मैसूर दशहरा जो है बहुत मशहूर है, और वो चामुंडेश्वरी मंदिर में होता है। तो ये लोग हाई कोर्ट पहले गए, हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं ये तो खारिज करेंगे हम, हटाइए इसको, वो कर दिया। फिर ये लोग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया है। उसके बाद बेचारा वकील जो है वो मिन्नतें करते रहा कि आप ये बताओ कि जो ट्रेडिशंस को फॉलो ही नहीं करता है हमारा, वो कैसे हमारे पर्व त्योहारों में वो हिस्सा ले सकता है, या फिर एक तरीके से मुख्य यजमान टाइप से कुछ बन सकता है। तो कुछ जजों ने कहा कि हमने 3 बार कह दिया है कि डिसमिस्ड डिसमिस्ड डिसमिस्ड, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अगला केस लेके आइए, इसको हटाइए। तो हिंदुओं को इन्होंने सुनने से भी तो इनकार कम कर दिया। और ये हाँ, तो देखिए, कम से कम कोई कमेंट तो नहीं किया? यहाँ कोई कमेंट नहीं किया। एक उसमें जोशी जी भी थे, एक जज थे वो, तो उन्होंने कोई कमेंट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया है कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा है ना कि वक्फ में 11 में 3 जो है वो आपके होने चाहिए, उससे ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए, 22 में 4 उससे ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए। तो इतना सब कुछ उन्होंने मुस्लिमों की याचिका पर सुना दिया, और हिंदू गए तो उन्होंने 3 बार डिसमिस करके भगा दिया। तो ये लेजेसी जो है सुप्रीम कोर्ट में, ये गवई साहब के जो शासन काल में ये होते हुए ये छोड़ के वो जाएंगे। जी, चलिए, गवई साहब जो हैं वो जैसे एक बात यहाँ 24 नवंबर जी, तक है। जी, 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 24 नवंबर तक झेलिए उनको। जी।
अब आपने जो है वो क्या बोलते हैं, अघोषित आरक्षण के तहत किसी को ये सर पर बैठाला है, तो संभालिए। ये तो लाई तो यही सरकार थी ना, दिखाने के लिए। हाँ हाँ, बकायदे 2 साल पहले ले आई थी। 2 साल पहले ले आई थी, इनको पता नहीं था क्या कि साहब कि ये आगे जाकर जो है वो सर के ऊपर बैठ के नाचेंगे। लेकिन मैं थोड़ा बिहार से संबंधित एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी। ये पप्पू यादव को क्या हुआ था ये पूर्णिया में जब मोदी जी गए थे वहां पे? तो देखिए, पप्पू यादव का मैं पूरा केस जो है वो आपको समझाता हूँ। पप्पू यादव का है एक बेटा, और पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजीता रंजन, जो छत्तीसगढ़ जाके शायद वहां से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद बन के बैठी हुई है। तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था कांग्रेस पार्टी में, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए। अब वहां पे तो जो विलय वाला कार्यक्रम हुआ था, वहीं पे इन्हें रियलिटी चेक दे दिया गया, जहां पे जब नारे चले पप्पू यादव जिंदाबाद वार का नारा लगाया गया, तो वहां पे जो पवन खेरा वगैरह और भी लोग थे, जो भी कांग्रेस के शीर्ष नेता, उन्होंने कह दिया कि नहीं 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 नहीं, वी डोंट डू दैट हियर। यहाँ पप्पू यादव जिंदाबाद वगैरह होता ही नहीं है। मतलब उनका कहना था यहाँ सिर्फ राजमाता जिंदाबाद, इस तरीके के नारे जो हैं वो लगाए जाने चाहिए। आप कौन कहते हैं? राजमाता राजकुमार, हाँ। हाँ, राजमाता और शहजादे जो हैं, तो इन दोनों का जो है नारे जिंदाबाद का नारा लगाया जाना चाहिए। पप्पू यादव की पत्नी के बारे में कहा जाता है, रंजीता रंजन के बारे में जो भी पत्रकार जो है उनके क्लोज हैं वो बताते हैं, वो अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा हाइपर रहती हैं, कि एक्टिव रहती हैं, कि किसी तरीके से बेटे को सेट करना है। वो इसका महत्व इसी से समझ लीजिए कि उनके बेटे के स्कूल के एडमिशन वगैरह से लेकर, मतलब बहुत साल पहले, उस समय से लेकर अब तक जिन लोगों ने उनके बेटे की मदद की है या उनके बेटे के मामले में परिवार की मदद की है, उन सारे लोगों को वो याद रखती है, और एक बार भी किसी ने मदद की है तो वो भूलती नहीं है। तो उन्होंने पप्पू यादव के सामने ये कहा, रंजीता रंजन ने, और बहुत ही बोल्ड लेडी रही है, बुलेट से वो संसद जाती रही है जब लोकसभा में जीती थी तब। तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है बेटे को सेट कीजिए किसी भी तरीके से, मुझे नहीं पता है कि आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। और लॉरेंस, तो इनको आ गई लॉरेंस बिश्नोई की धमकी बीच में। अब उस धमकी के बीच में जो है सो कि उसके बाद ये खुद बहुत बड़े गुंडे बनते हैं वहां के। इन्होंने, अजीत सरकार विधायक है, उनके हत्याकांड में भी इनका नाम है। आनंद मोहन के साथ इनके गैंग वॉर में कितने लोग मारे गए हैं, कोसी अंचल, कोसी का पानी लाल कर दिया इन्होंने। आज दोनों जो है सो कि गले मिलते हैं। 20-30 साल में जो लोग मारे गए उनका क्या, वो तो नहीं पता। तो पप्पू यादव को जब लॉरेंस बिश्नोई की धमकी मिली, उसके बाद पत्नी ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और वो अपना अलग रहने लगी। वो पहले से ही अलग रह रही थी, इसके बाद और ही उन्होंने इनसे वो तोड़ दिया कि भाई तुम धमकियां लेकर आ रहे हो, उस चक्कर में मेरे या मेरे बेटे को कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उसके बाद से पप्पू यादव और ज्यादा थोड़ा सा इधर एक्टिव हो गए, और जो भी नेता उन्हें मिलता है उसका वो तेल लगाते हैं कि किसी तरीके से मेरे बेटे को सेट कर दो। कांग्रेस ने तो इन्हें ही टिकट नहीं दिया, इनके बेटे को तो अलग चीज है। पूरी यात्रा में इन्हें भगाते रहे, मारपीट के, ये बेइज्जत होते रहे, रोते रहे, सड़क पे लेटे रहे, कुछ नहीं हुआ। एक जगह पूर्णिया में एक सभा हुई तो इनको बोलने का मौका दिया गया, उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वो दोनों मौजूद थे। और वहां उन्होंने, जिस तेजस्वी की आलोचना कर रहे थे कई महीनों से, वहां उन्होंने तेजस्वी की तारीफों के पुल बांध दिए, एकदम अगला मुख्यमंत्री तक घोषित कर दिया। और वो भी राहुल गांधी के सामने जननायक घोषित कर दिया तेजस्वी यादव को, जननायक जो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। और वो भी पिछड़ों के ही नेता नेता थे। ये अलग बात है कि लालू यादव उनको कपटी ठाकुर कहते थे, कर्पूरी ठाकुर नहीं। तो इन्होंने तेजस्वी यादव को संज्ञा दे दी जननायक की। और वहां ये कुछ उल्टा सीधा बहुत ज्यादा बोल गया तेजस्वी की भी तारीफ में। अब हो सकता है राहुल गांधी को वो चीजें अच्छी ना लगी हो, अगले रैलियों से इन्हें फिर से भगा दिया नीचे उतार के कि जाओ भाई तुम हमारे किसी लायक नहीं हो। तो अब पप्पू यादव ये समझ चुके हैं कि उनके बेटे को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। एक वार्ड का टिकट भी बेचारे को देने के लिए कांग्रेस पार्टी रेडी नहीं है। उधर पत्नी माथे पे बैठी हुई है कि किसी तरीके से बेटे को सेट करो तुम, रिटायर होने से पहले कम से कम। तो इन्हें मौका एक मिल गया कि पूर्णिया में प्रधानमंत्री ने मंच दे दिया, और चुने हुए सांसद तो है ही, रो धो के हर मस्जिद में जाके रोया है इन्होंने पूर्णिया में कि देखो हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ, और पैसे वैसे तो बांटते हैं ही। तो वहां पे मंच मिला, उन्होंने नीतीश कुमार को ईमानदार मुख्यमंत्री बता दिया, इन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की।
उसके बाद जो इंटरव्यूज हुए, हालांकि इन्होंने पूरे शहर को अपने पोस्टर से पटवा दिया था, जैसे एयरपोर्ट हम ही दे रहे हैं। ये अलग बात है कि ये सांसद बने हैं 2024 में, एक साल में कौन सा एयरपोर्ट बन के तैयार होता है, ये पूछने लायक है। तो ये एयरपोर्ट तो मोदी सरकार का प्रोजेक्ट था, इसके लिए संघर्ष पूर्णिया के लोग, वहां के मैथिल संगठन वगैरह, कोसी के लोग, ये लोग बहुत पहले से कर रहे थे। अब क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी इन्होंने, अब कांग्रेस वाले इनसे और ज्यादा नाराज हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले इनको रविशंकर प्रसाद मिल गए कहीं किसी कार्यक्रम में, ये रविशंकर प्रसाद के पैर पे गिर गए एकदम से कि साहब कुछ करो, हमारा कुछ करो। अब रविशंकर प्रसाद भी इनका पीठ पीठ ठोक के जो है सो कि अपना आगे निकल लिए। तो पप्पू यादव एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में है कि ऐसा क्या किया जाए कि उनके बेटे का करियर जो है, जिसका नाम भी कोई नहीं जानता है अभी बिहार में, कोई इनके पूर्णिया के लोग भी नहीं जानते हैं, कि कैसे उसको लाके और राजनीति में लॉन्च किया जाए और एक लेजेसी अपनी जो है पारिवारिक विरासत वो बनाई जाए। पति पत्नी दोनों कई कई बार सांसद रहे हैं, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और जो भी नेता कल होके चिराग पासवान आकर बोले कि मैं टिकट दे रहा हूं, हमारे पास आ जाइए, तो ये चिराग पासवान के भी पांव छू के प्रणाम करेंगे और बोलेंगे कि चिराग हमारे बुजुर्ग हैं और बहुत पहले से चिराग से जो है सो कि चिराग मेरे पिता की तरह है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो पप्पू यादव का सारा प्रॉब्लम वो उनकी पारिवारिक लेजेसी को लेकर है। और तेजस्वी या लालू परिवार तो पहले ही, इन्होंने पार्टी में विलय करने से पहले सबसे पहले तो ये लालू यादव से ही मिलने गए थे। लालू यादव ने बोला हाँ हाँ कीजिए, हमारा पूरा समर्थन रहेगा। तेजस्वी ने भी कहा हाँ हाँ करो करो करो। और जैसे ही इन्होंने विलय किया, उसके बाद लालू तेजस्वी दोनों नॉट रिचेबल हो गए। उसके बाद ये संपर्क कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं, और पार्टी का विलय इधर हो गया। अब लालू तेजस्वी ने एक रणनीति बनाई कि पप्पू यादव को वो आज पहली बार थोड़े ना गच्चा दे रहे हैं। जब इनकी पार्टी में हुआ करते थे तब रंजन यादव ने एक बार बगावत की कोशिश की थी, या खुद को राजद का उत्तराधिकारी दिखाने की कोशिश की थी। बहुत ही शक्तिशाली नेता थे, इतने शक्तिशाली कि शहाबुद्दीन भी लालू का पाला छोड़कर रंजन यादव के पाले में चले गए थे। उसी के बाद वो शहाबुद्दीन के घर पे वो जो पुलिस की चढ़ाई हुई थी और उसके बाद वो नेपाल भागा था। तो शहाबुद्दीन को भी लालू ने अपनी ताकत दिखाई थी उस समय, तो रंजन यादव को शांत कर दिया गया। उसके बाद पप्पू यादव इधर उधर करने लगे, उनको भी शांत कर दिया गया। सम्राट चौधरी भी पिछड़े समाज के ही नेता है, उन्होंने तो राजद ही तोड़ दी थी, विधायकों को तोड़ने में लग गए थे, खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था राजद का। तो उस समय लालू यादव ने कहा था पार्टी हमरा है तो कोई कैसे ले जाएगा भाई। लालू यादव की नजर में ये चुनाव उनाव अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सब का कुछ नहीं है, वो तो पैर पे पैर रख के अपना खाते रहते हैं, और टिकट के जो दावेदार है वो सामने से हाथ जोड़ के कुछ फोन में दिखाते रहते हैं, वो आदमी देखता तक नहीं है। तो सम्राट चौधरी, रंजन यादव, पप्पू यादव, ऐसे कई नेता हैं जो युवावस्था में शिकार हो गए लालू यादव का, ताकि राजद का उत्तराधिकार तेजस्वी के अलावा किसी और के पास न चला जाए। तो पप्पू यादव अगले कुछ दिनों में जो भी बड़े नेता होंगे, बिहार में अभी एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी बड़े नेता होंगे उन सबके पांव पकड़ के घूमते हुए मिलेंगे। और उनको एक और बीमारी है, उनको बीमारी है छपास की, पप्पू यादव को। तो आपको लगता होगा वो पैसे देके चलवाते उलवाते होंगे, वो पैसे देके नहीं चलवाते हैं। हाँ, एक बार में हो सकता है 1,00,000-2,00,000 कोई आके उनसे ले जाए। जैसे बिहार में कहा जाता है कि कुछ ऐसे नेता हैं वहाँ के जो लोकल यूट्यूबर हैं, जिनका बयान चला दो तो वो दिन भर अपना चलता रहता है, 1,00,000-2,00,000 व्यू जो है वो आ जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो माइक लेके वो पहुंच जाते हैं पप्पू यादव के पास, और पप्पू यादव सुबह में 2 इंटरव्यू जब तक देते नहीं है तब तक उनको दिन भर खाना नहीं पचता है। एक भी इंटरव्यू उन्होंने दे दिया तो वो दिन भर एक संतुष्टि के भाव में रहते हैं कि हमारा चल रहा होगा। वो ये भी नहीं चेक करते हैं कि मेरा कहाँ चल रहा है, कितने व्यू आए, कहाँ गया। कोई आकर इंटरव्यू लेके चला गया उनका तो उनको लगता है हाँ भाई मेरा चल रहा है, आज का कोटा जो है मेरा वो पूरा हो गया। तो अभी चुनाव के बाद देखते हैं उनका रुख बदलता है या क्या होता है। जो भी उनके बेटे को सेट करेगा उसके पास वो जाएंगे। जी, तो पप्पू के पास तो क्या सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है क्या? नहीं है, ट्विटर पे वो लगातार हमलावर रहते हैं। अभी आज जो उन्होंने बयान दिया है, आज भी सुबह सुबह उनके पास IANS वाला पहुंच गया था, तो उसमें भी उन्होंने बयान, बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनको उन्होंने बंदर कहा है। तो आज का बयान भी उन्होंने दे दिया है सुबह सुबह ही। तो वो डेली का उनका चलता रहता है, सोशल मीडिया पे भी क्या कि साहब कि इनको फेंक देना चाहिए बांध के, क्या जिस तरह का बॉम्ब लगा के। नहीं, इनको तो बहुत लोगों ने स्पीड ब्रेकर भी इनका नाम रखा है, क्योंकि ये धरने में या विरोध प्रदर्शनों में अगर
सड़क पे सो जाते हैं तो फिर हाँ। मजाल नहीं कि वो ब्रेकर से भी वो मतलब बड़ा ब्रेकर हो गया कि ऊपर से कोई गाड़ी चली जाए, कोई बाइक चली जाए, कुछ भी चली जाए, तो विरोध प्रदर्शनों में ये स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं, सीधा सो जाते हैं। तो इसीलिए इनको लोग स्पीड ब्रेकर के नाम से भी बुलाते हैं। वो इनकी जो भारी काया है वो भी एक कारण है इसका। जी।